अब कल से क्लास जो है हम 4 बजे से ही आप लोगों को लाइव आएंगे, और इसके लिए अगर आपको कोई कठिनाई हुई होगी तो अगले रोज से 4 बजे से ही क्लास होगी। आइए आज हम लोग लीवर के बारे में देखते हैं कि लीवर का फंक्शन क्या है और लीवर क्या है। लीवर जिसको हिंदी में यकृत, कलेजी और जिगर भी कहते हैं, ये आकार में त्रिभुजाकार जैसा लगता है। इससे एक पाइप आती है, इस पाइप का नाम है सीबीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बाइल डक्ट, अर्थात बाइल मतलब पीत या पीत की नली है, और इसी से कनेक्टेड होता है यह पित्ताशय, जिसको हम लोग जीबी यानी गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। और ये नली ड्यूडेनम में जाकर खुल जाती है, यही ड्यूडेनम है। अब जरा सा हम लोग लीवर के बारे में देखें। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, या हमारे शरीर की सबसे भारी अंग है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन है तो त्वचा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो लीवर है, और सबसे भारी अंग या भाग हमारे शरीर का अगर है तो वह लीवर है। लीवर का रंग जो होता है वह गहरा भूरा होता है। लीवर का वजन जो है 1.5 kg से 2 kg के बराबर होता है। अब रही बात इस लीवर का कार्य, तो पहले इतना आप पहले देख लीजिए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे भारी अंग लीवर, और इसका रंग गहरा भूरा होता है, वजन 1.5 किलो से 2 किलो का होता है, और इसका जो कार्य है वो कार्य जरा सा देखिए। यह पीप का निर्माण करता है। यह फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन जैसे प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाता है। हेपेरिन रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने नहीं देता। हमारे रक्त नलिकाओं में रक्त जो बहते रहता है, जमता नहीं, उसके पीछे कारण यही है कि उसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और यही हेपेरिन नामक प्रोटीन जब लीच में या जोक में उसके लार में जब मिलता है तो जब चूसे हुए रक्त को जमने नहीं देता। तो नोट में आप लोग जान लिख लीजिए, जोक रक्त चूसते समय हेपेरिन की तरह ही एरुडीन नामक
प्रोटीन का स्राव करता है, जिससे चूसा हुआ रक्त थक्का नहीं बनता। अगर यह नहीं रहता तो ब्लड जब वो चूसेगा और चूसा हुआ ब्लड अगर क्लोट कर जाए, थक्का बन जाए, नतीजा क्या निकलेगा कि उसका ओंठ जो है चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो जल्दी निकलेगा नहीं। तो नेचर ने उसको दिया है कि जो रक्त चूसते समय कौन सा पदार्थ निकलता है जिसके कारण से चूसा हुआ रक्त थक्का नहीं बनता, तो वह है हेपेरिन। इसके बाद देखिए लीवर क्या करता है। मृत आरबीसी को बिलिरुबिन एवं यूरोक्रोम में विघटित कर देता है, और यही बिलिरुबिन पीत में पीलापन देता है, और यही यूरोक्रोम मूत्र में पीलापन देता है। तो पीत पीला और हरा रंग का होता है, तो पीत में पीलापन का कारण बिलिरुबिन की उपस्थिति, और मूत्र में पीलापन के कारण यूरोक्रोम की उपस्थिति होता है। इसके बाद लीवर का जो अगला कार्य है, या अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आता है क्वेश्चन कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो वह बदलने का काम लीवर करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारा लीवर करता है। अगला देखिए लीवर का कार्य। लीवर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जो जब आदमी अगर जहर दवा वगैरह खा लेता है तो उसको अनिष्क्रिय करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर अगर मर गया है, इसका प्रमाण चाहिए तो हमको लीवर के परीक्षण से पता कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, संदिग्ध मौत होने पर पोस्टमार्टम के समय लीवर के परीक्षण से पता चलता है कि व्यक्ति की मौत जहर खाने से हुई है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति की मौत संदिग्ध अवस्था में हो जाए, अचानक हो जाए, किसी कारणवश हो जाए, तो पता कर लिया जाता है लीवर के परीक्षण से कि उस व्यक्ति की मौत जहर खाने से हुई है या नहीं हुई। तो इतना काम आपका लीवर का हो गया। लीवर को मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा गया है। केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा गया, तो लीवर को कहा गया। बहुत सारे केमिकल फंक्शन ये करता है।
अगर ब्रेन हमको कंट्रोल करता है तो लीवर भी सेकेंड ब्रेन की तरह हमारे शरीर के रासायनिक चीजों को यह कंट्रोल करता है। अगर यह पित्त नहीं बनाता तो फिर हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसलिए लीवर हमारे शरीर के जितने भी द्रव पदार्थ हैं सबके पीएच वैल्यू को यह कंट्रोल करता है। इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को हम लोग जिगर भी कहते हैं। अगर पित्त का निर्माण यह बंद कर दें, हमारा डाइजेशन नहीं होगा, हमारे शरीर का जितने भी द्रव है वो सबका पीएच मान गड़बड़ हो जाएगा, हड़बड़ हो जाएगा। नतीजा यह निकलेगा कि हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। अगर वह बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा स्रावित करने लगा तो जॉन्डिस नामक रोग हो जाएगा। इस लीवर के प्रभावित होने से कई तरह के रोग होते हैं। लीवर के प्रभावित होने से ही हेपेटाइटिस होता है। ये हेपेटाइटिस जब ए रहता है तो समझो कि यह एक साधारण जॉन्डिस रोग है। हेपेटाइटिस बी हो गया, इसका मतलब है कि यह वायरल संक्रमण हो गया। हेपेटाइटिस सी अगर हो गया तो यह एक कैंसरस रूप धारण कर लिया और हेपेटाइटिस सी को काला पीलिया रोग कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर के डैमेज होने के कारण हेपेटाइटिस सी हो जाए तो इसको हम लोग काला पीलिया रोग कहते हैं। और यही हेपेटाइटिस सी जो होता है वह एक कैंसरस हो जाता है। इसलिए लीवर का बहुत बड़ा योगदान हमारे शरीर में। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं लीवर से, तो साधारण रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो लीवर। हमारे शरीर की सबसे भारी अंग कौन है? तो लीवर। हमारे शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा गया? तो लीवर। हमारे शरीर में हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? तो लीवर करता है। फाइब्रोनोजिन का निर्माण कौन करता है? हेपेरिन का निर्माण कौन करता है? यह सब लीवर ही करता है। तो इतना कार्य है हमारे लीवर का। अब हम लोग देखेंगे लीवर के बाद पैंक्रियाज का क्या रोल है। पैंक्रियाज ये पत्ता की तरह आपको दिखाई देता है। ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पैंक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि। पहली बड़ी ग्रंथि कौन हो गया? लीवर। और दूसरी बड़ी ग्रंथि जो हुआ वह हो गया पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का यह कार्य करता है। पैंक्रियाज हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होगी। इसे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि का कार्य करता है। आप कहोगे कि अंतःस्रावी क्या है और बाह्यस्रावी क्या है? इसको आपको हम समझाते हैं। ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि और अंग में अंतर समझ लीजिए। अंग उपापचयी क्रियाओं को करता है, अंग कार्य करता है, और ग्रंथि उपापचयी क्रियाओं के करने के लिए आवश्यक हार्मोन और एंजाइम का स्राव करता है। यानी कि ग्रंथि आवश्यक पदार्थों का स्राव करता है जिससे
उपापचय क्रिया हमारे शरीर में होती है, लेकिन अंग खुद उपापचय क्रिया करता है। तो हमारे शरीर में जो ग्रंथि है वो 3 प्रकार के हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथि नलिका युक्त होगा, यानी कि इसमें पाइप लगा होगा और स्रावित पदार्थ पाइप के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, एक नली के द्वारा उस ग्रंथि से निर्धारित जगहों पर, आवश्यक जगहों पर पदार्थ को ले जाता है। और दूसरा होता है अंतःस्रावी, जिसको अंग्रेजी में इंडोक्राइनल कहते हैं। यह नलिका विहीन होता है, यह नलिका युक्त हुआ और यह नलिका विहीन होता है। इससे जो पदार्थ स्रावित होंगे वो ब्लड के माध्यम से डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगा। जैसे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकला और मोच पर आकर बाल का निर्माण किया, तो टेस्टिस से कोई नली नहीं है जो मोच तक आए, वो यहां स्रावित कर दिया हार्मोन को और ब्लड के माध्यम से वो पहुंच गया। उसी तरह से अंडाशय से महिलाओं का हार्मोन स्रावित होता है और अंडाशय लोअर एब्डोमेन में यानी कि नाभि के नीचे होता है और वहां से निकला एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन और महिलाओं के स्तन का निर्माण कर दिया। तो कोई नली से नहीं आता, वो आता कैसे? ब्लड के माध्यम से। तो रक्त के माध्यम से जब स्रावित पदार्थों का आवागमन होता है वह नलिका विहीन कहलाता है, और वैसे ग्रंथि जिसमें नलिकाएं नहीं होती वह कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और जिसमें नलिका होती है उसको हम लोग कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। ये प्रायः एंजाइम का स्राव करता है और यह प्रायः हार्मोन का स्राव करता है। तो यह प्रायः एंजाइम का स्राव किया और वह प्रायः हार्मोन का स्राव करता है। अब जरा सा देखिए इस बाह्यस्रावी ग्रंथि का उदाहरण गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको आप कहते हो जठर ग्रंथि, लार ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, जिसे आंसू निकलता है, ये सारे कहलाते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हुआ? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और सारे ये सब कहलाएंगे। लेकिन एक ग्रंथि ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। या अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं। इसका उदाहरण अगर कहा जाए तो पहला हो गया पैंक्रियास, टेस्टिस जो पुरुषों में पाया जाता है,
ओवरी, अंडाशय जो महिलाओं पाया जाता है, ये सब मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करते हैं। तो पैंक्रियाज भी क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि की तरह काम किया। तो अगर हमारे विद्यार्थी इतना अगर उतार लिए हो तो फिर हम आपको आगे बताएं कि हमारा पैंक्रियाज किस प्रकार से अंतःस्रावी का काम किया और किस प्रकार से बाह्यस्रावी का काम किया। तो पहले आप इतना उतार लीजिए। अब जरा सा देखिए, यही लीवर है, यही हमारा पैंक्रियाज है ना। अब इस पैंक्रियाज में यह पैंक्रियाज दोनों तरह से काम किया, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। इस पर देखा गया कि इसमें कुछ कोशिकाओं का एक समूह था जिसको लैंगर हैंस नामक व्यक्ति ने देखा, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैंगर हैंस ई दीपिका, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस। इन्होंने जो इसका नाम रखा आइसलेट्स ऑफ लंगर हैंस, देखा का कि यह जो काम करता है वह अंतःस्रावी की तरह। तो जाहिर बात है कि यह हार्मोन निकालेगा। तो इस आइसोलेट से 3 तरह के हार्मोन का स्राव होगा। अब 3 तरह के जो हार्मोन निकले वो देखिए क्या है। सबसे पहला हार्मोन जो अल्फा सेल से सबसे पहला हार्मोन जो निकला उसका नाम है ग्लूकेगॉन। इसका स्राव हुआ अल्फा सेल से। इसका काम क्या है कि लीवर हमारे अतिरिक्त ग्लूकोज को, वसा को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। लीवर का काम है अतिरिक्त वसा को ग्लाइकोजेन में बदलकर जमा कर लेना। तो लीवर जमा कर लिया या शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया कि जाओ वहां जमा हो जाओ। पेट के पास जमा हो गया, मसल्स में जमा हो गया, रक्त नलिकाओं में जमा हो गया। तो ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का काम क्या है कि उसी ग्लाइकोजेन या संचित वसा है, तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन यह क्रिया कब होगी? जब आप उपवास में रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो भूखे रहते समय इसका काम क्या है कि ग्लाइकोजेन जो संचित वसा है उसको ग्लूकोज में बदल देगा और यही ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन पाकर ऑक्सीडाइज होगा और एनर्जी देना शुरू करेगा। दूसरा जो निकला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंसुलिन, और यह निकलता है बीटा सेल से। इसका काम क्या है? या अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में भेजकर ग्लाइकोजेन में बदलवाता है।
आपके रक्त में अगर ज्यादा ग्लूकोज आ गया, खा लिया, खर्च नहीं किए, तो इंसुलिन का काम क्या है कि ये सारे ग्लूकोज को, वसा को ढकेल 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 कर लेकर चला जाएगा तुमसे फोन किया था। हाँ हम तो बोले क्लास में आ गए, सबसे को भेज दो, बुला लो जाकर। हाँ हम आए क्लास में। हाँ क्लास में